भारत के पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही वापसी को लेकर 9 मार्च को राजधानी काठमांडू में बड़ी रैली हुई। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जब 2 महीने की धार्मिक यात्रा के बाद लौटे तो भीड़ काठमांडू की सड़कों पर भर गई। राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग से नारे सड़कों पर गूंजने लगे। ये नारे जब लग रहे थे तब सड़क पर राजा ज्ञानेन्द्र शाह के साथ योगी आदित्यनाथ की पोस्टर की भी चमक सामने आई, जिसको लेकर नेपाल की राजनीति में बवाल समझ गया। एक और प्रधानमंत्री केपी ओली ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें नेपाल को प्रभावित कर रही हैं। तो इस रैली को आयोजित करने वाले राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के लोग भी पोस्टर का विरोध कर रहे हैं। प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि रैली में योगी आदित्यनाथ की फोटो केपी शर्मा ओली की सलाह पर दिखाई गई। नेपाल में योगी आदित्यनाथ की इस राजनीति के इतर नेपाल राजशाही नेपाल हिंदू राष्ट्र का सीधा कनेक्शन रहा है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर ये कनेक्शन क्या है, यानी कि नेपाल के पुराने नरेश ज्ञानेन्द्र शाह और योगी आदित्यनाथ का क्या रिश्ता है। दरअसल ये रिश्ता बहुत पुराना है। ये रिश्ता सिर्फ योगी आदित्यनाथ और ज्ञानेन्द्र शाह का नहीं है, बल्कि ये रिश्ता गोरखपीठ, जिसके पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ और नेपाल राजशाही का रिश्ता है। नेपाल से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर गोरखपीठ का प्रभाव नेपाल के राजशाही और नेपाल दोनों पर रहा है। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ जैसे मंदिरों का संबंध उसी नाथ संप्रदाय से है जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ है। हालांकि संबंध काफी पुराना है। गोरखपीठ का सबसे प्रमुख त्योहार है खिचड़ी। जनवरी की मकर संक्रांति के मौके पर पड़ता है। यह त्योहार आप जानते होंगे। खिचड़ी चढ़ाई जाती है पीठ पर, यह परंपरा है। खास बात यह है कि पहली खिचड़ी जो चढ़ती है वो नेपाल के राजशाही परिवार से ही चढ़ती है। लंबे समय तक खुद नेपाल के राजा आते थे और गोरखपीठ में खिचड़ी चढ़ाते थे। बाद के दिनों में राज परिवार की तरफ से खिचड़ी भेजे जाने लगी। नेपाल का राजघराना योगी आदित्यनाथ के गुरुओं के साथ भी संबंध रखता है। ज्ञानेन्द्र शाह के भाई वीरेंद्र शाह विक्रम ने लंबे समय तक योगी आदित्यनाथ के गुरु रहे महंत अवैधनाथ को अपना गुरु माना। राजा बनने के बाद 1992 में खुद गाड़ी चलाकर वीरेंद्र शाह काठमांडू से गोरखपुर मठ तक पहुंचते थे। माना जाता है कि 1990 में जब नेपाल में संविधान संशोधन किया गया तब महंत अवैधनाथ की सलाह पर ही राजा वीरेंद्र ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि साल 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म कर दी गई, लेकिन पीठ और राज परिवार का संबंध बरकरार रहा। बीते कुछ दिनों में ही ज्ञानेन्द्र शाह ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। वैसे अगर आप नेपाल की राजशाही की बात कर लें तो करीब 240 साल तक नेपाल में राजशाही रही। उत्तर में स्थापित हुआ नेपाल साम्राज्य, आखिरी राजा इसके रहे ज्ञानेन्द्र शाह। दरअसल इस राजशाही की शुरुआत का अंत भी ज्ञानेन्द्र शाह की शुरुआत और पुराने राजा वीरेंद्र विक्रम शाह की मौत के साथ हुई। 2002 में ज्ञानेन्द्र के बड़े भाई यानी नेपाल के उस वक्त के राजा वीरेंद्र विक्रम शाह के पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी गई, जिसको लेकर खूब बवाल मचा। ज्ञानेन्द्र शाह नेपाल के राजा बन गए। हालांकि संवैधानिक तौर पर उन्होंने सिर्फ काम संभाला, सत्ता 2005 में उन्होंने अपने हाथ में, लेकिन इस दौरान नेपाल में वामपंथी संगठन मजबूत हो गए और इसको मुद्दा बना लिया। और ज्ञानेन्द्र शाह को जब मौका मिला तो उन्होंने अंतरिम सरकार भी गिराई। दरअसल नेपाल में अंतरिम सरकार भी हुआ करती थी। इमरजेंसी लगा दिया, संचार व्यवस्था बंद कर दी, पत्रकारों को अंडा डाल दिया और ये सब कुछ ज्ञानेन्द्र शाह को उल्टा पड़ गया। विरोध से नेपाल की सड़कें भर गई। 2006 में उनको सत्ता छोड़नी पड़ गई। 2008 में स्थिति ये बनी कि नेपाल से राजशाही खत्म कर दी गई। देश धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के तौर पर स्थापित हो गया और इसके बाद एक बार फिर से अब राजशाही की वापसी की बात हो रही है, क्योंकि जो भीड़ ज्ञानेन्द्र शाह को लेने आई थी वे बता रही है कि नेपाल में कुछ बदल रहा है। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।